अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रिब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये रिब्रांड पाकिस्तान OpTv ग्लोबल पर पेश किया जाता है, जो कि USA का चैनल है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं नवाज ज़राइन साहब। नवाज भाई, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बुनियादी तब ये आपका जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो ये इस पूरे इंटरव्यू का मकसद यही होगा जो आज की मौजूदा सूरत हाल है, जो मुल्क में क्राइसिस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मुल्क की सूरत हाल की अगर मैं डायरेक्ट किसी का नाम लूँगा तो वो फिर पार्टी कहलाएगा। तो चूँकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ना किसी सियासी जमात का, ना किसी शख्सियत का, सिर्फ इतना कहूँगा जब किसी भी मुल्क में या किसी भी घर में जो एक हकूक़ होने चाहिए वो अगर ना मिलें उन लोगों को, वहाँ के शहरियों को, तो ये मसला आता है। सबसे अहम बात है कि हमारा पाकिस्तान का जो आइन है उसके तहत जो सियासी जमातों, इदारों और शहरियों के हकूक़ लिखे हुए हैं वो अगर सही तरह नहीं मिलेंगे तो अनारकी फैलती है। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारे मुल्क में जितनी भी हुकूमतें आईं जो कि पार्लियामेंट्री निज़ाम के तहत आईं, आज तक मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। अभी 2 महीने पहले जो मुल्क तब्दीली आई वो 44 महीनों की हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो चेंज हो गई। और आज जो कोर्ट का फ़ैसला है उसमें भी आप देखिए क्या होता है कि ये रिवर्ट हो जाएगा या दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये वो जो वजूहत हैं जिसकी वजह से मुल्क में एक अनारकी रही, आवाम इसी चक्कर में रहे कि किसको वोट डालें और उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मायूसी का शिकार है। अच्छा नवाज भाई, आवाम किस तरीके से मुतमईन हो सकती है कि आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी गुजारे? देखिए, कोई भी मुल्क होती है वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसके हुक्मरानों की कि वहाँ के शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करे। मुल्क या रियासत से भी इस चीज़ का लाभ नहीं है कि एक बहुत बड़ा ज़मीन ले ली, खत्ता ले लिया, आप अलग हो गए और अपने तौर पे लोगों को देख रहे। तो वो जब भी होगा जब आइन और कानून के तहत जो शहरियों को हक़ है उसको हकूक़ मिले। तो वो पाकिस्तान में हमेशा आइन का बहरान रहा है, ख़ास तौर पे जो समाजी, माशी और सकाफ़ती और मज़हबी जो कवानीन हैं उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। अब मैं जैसे पाकिस्तान के आर्टिकल में लिखा हुआ है साफ साफ कि तमाम शहरी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और पैदा होते हैं, इनको अच्छी सेहत व सफाई, तालीम, रोज़गार और उनको आगे बढ़ने के मौके बराबरी की सतह पे होंगे। मगर आप देखें फिर भी कोटा सिस्टम मौजूद है सिंध में। तो इसी वाले से ये ऐसी बातें हैं जिसके से लोग मुतमईन नहीं होते। और ख़ास तौर पे वो पढ़ा लिखा तबका जो कि शहरों में रहता है वो हमेशा से गिला करता है कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो गैर मुतमईन हालत में रहते हैं। और अब आप देखें जो देही इलाके के लोग हैं इनको भी हिजरत करनी पड़ जाती है अपने रोज़गार ना होने की वजह से दूसरे शहरों में। इसकी वजह यही है कि वहाँ पर वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रोज़गार का, जिसकी वजह से वो हिजरत करते हैं। हिजरत से मतलब ये है कि वो मुल्क छोड़ के नहीं जाते, वो सिर्फ बड़े शहरों में आके टेम्परेरी रहते हैं, जिसकी ओवरबर्डन शहर हो जाते हैं, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और IMF के माहिदों से आवाम को कोई फ़ायदा होगा? देखें, वर्ल्ड बैंक, IMF जो है और इस तरह के जो इदारे हैं वो बेसिकली दुनिया में दूसरी जंगी अज़ीम के बाद बनाए गए थे ताकि दुनिया तबाह हो गई थी, ताकि कुछ फ़ंड अमीर मुल्क गरीब मुल्कों पे खर्च करें, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया हो, पुल हो, सड़कें हों, या स्कूल तबाह थे या हॉस्पिटल थे, ताकि वो उसको एक ख़ास बजट लेकर उसको वापस बनाएं और ताकि शहरियों को सहूलत हो। मगर इत्तेफाक से पाकिस्तान जैसे मुल्क में और दूसरे जनूबी एशिया में भी बहुत सारी मिसालें अब तो आपके सामने आ गई हैं। श्रीलंका की मिसाल है जिसमें वहाँ की हुकूमतों ने या जो भी बरसरदार पार्टियों ने IMF, वर्ल्ड बैंक से बहुत फ़ंड लिए, मगर वो सारे फ़ंड उस तरीके से नहीं लगाए जो कि आवाम का हक़ था। और जबकि वर्ल्ड बैंक, IMF का मौक़िफ़ ये है कि हम तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए देते हैं, अब ये वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और इदारों का काम है ना कि वो प्लानिंग अच्छे तरीके से करें, हमारे पैसों को हमें रिटर्न भी करें और प्रॉफिटेबल की शक्ल में रिटर्न करें। और मगर ये इत्तेफाक से पाकिस्तान में जो वर्ल्ड बैंक, IMF के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए उसमें तकरीबन मेरी अपनी राय है कि वो तकरीबन 80% के करीब करप्शन का शिकार रहा है। सिर्फ 20% सिर्फ वो एक मेन इफ्तिताह करने के लिए और दिखाने के लिए होते, मगर अंदर खाते आप देखें बहुत सारे वर्ल्ड में IMF के मायदे थे जो कि पाकिस्तान की आवाम के बरखिलाफ़ गए, जिसकी वजह से पानी, बिजली, गैस और टैक्स की शरह में इजाफा हुआ। पिछली जो गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट से अवाम किस हुक्मरान से ज़्यादा मुतमईन है?
देखिए इसमें तो मैं जो पिछली गवर्नमेंट थी वो 44 महीनों की थी, तकरीबन 3 साल और 7-8 महीने। उसके अंदर तो अभी तो वो उनका जो नारा था इंसाफ का और नैब के हवाले से करप्शन को पकड़ना था या एक सिस्टम बनाना था, उसमें तो वो किसी हद तक कामयाब रहे कि इन्होंने एक इतनी मोबिलाइजेशन की एडवोकेसी की इदारों में जाके, जिसको कहते हैं कि शोर मचाना। जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे या अपने आप को तस्लीम नहीं करवाएंगे कि हम किस लिए आए, तो इस हद तक तो पीटीआई की गवर्नमेंट कामयाब रही कि उन्होंने ये बावर करा दिया कि जो पिछले हुक्मरान थे जिन्होंने 10-10 साल 15-15 साल बल्कि 2-2 3-3 बारें ली, वो करप्शन में इन्वॉल्व थे, जिसके लिए बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और अभी तक फाइनल नहीं हुए। मगर वो जो नैब का इदारा था वो भी एक पार्टी के तौर पे भी सामने आता रहा। कभी जो अब चूँकि सरकारी इदारा है, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो उसका साथ देते हैं। तो वो इमरान खान की जो हुकूमत ने जो एक नारा लगाया था इंसाफ देंगे, करप्शन को पकड़ेंगे, पैसा वापस लाएंगे, वो उसमें तो मेरे ख्याल से बुरी तरह नाकाम हुए। मगर वो इस हद तक कामयाब हो गए कि आवाम को और आम लोगों को, ख़ास तौर पे किसानों को, मज़दूरों को, जो हमारी आबादी की बुनियाद है, उन और पढ़े लिखे शहरियों को ये बताने में कामयाब हो गए कि करप्शन थी, जिसकी वजह से कई ख़ानदान पहले एक फैक्ट्री थी, अब उनकी 20-25 फैक्ट्री है, बल्कि वो इंटरनेशनल सतह के बिजनेसमैन बन गए और इसी तरह से वो सियासत में आने से हुआ। तो इस वाले से ये खूबी कह सकता हूँ कि इसमें आवाम को इस हद तक तो कामयाबी मिली कि चलो हमें मालूमात मिल गई, चूँकि सोशल मीडिया का भी दौर भी था। इसमें जब तक कोर्ट हतमी फैसला नहीं करती कि मुलजिम को आप मुजरिम नहीं कह सकते, तो इससे ज़्यादा केस चल रहे हैं, तो उसका दायरा असर ये हुआ कि कुछ दूसरी जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं उन्होंने भी मुहिम चलाई कि इन्होंने 44 महीनों में कर्ज़ा लिए, जिसमें तकरीबन डबल कर्ज़ा ले चुके हैं, जिसमें 54 अरब से ज़्यादा है, जिसमें जब ये आए थे तो इतना नहीं था। तो वो इनका रिटर्न भी हुआ है। मगर एक वो फिर अब ये सवाल ये कि जब 44 महीने की गवर्नमेंट में इनके जो मेगा प्रोजेक्ट थे वो क्या थे। इसमें कुछ प्रोजेक्ट तो मैं बता दूंगा, जिसमें एहसास प्रोग्राम हुआ, वेरिएबल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इन्होंने चेंज करके वही कार्ड रखा। फिर ये हेल्थ कार्ड अपने केपीके में, फिर पंजाब में भी शुरू कर दिया था, सिंध में सिंध गवर्नमेंट की वजह से अभी तक नहीं हुआ था। तो कुछ ऐसे इक़दाम तो अभी पहल हुई थी। अब चूँकि 70-75 साल की वजह से जो मसाइल है एकदम तो नहीं होंगे, तो इसके लिए हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। ख़ास तौर पे शहरियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर वो टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है तो टैक्स दें। सबसे अहम चीज़ होती है टैक्स देना। तो वो पाकिस्तान के जो लोग हैं तो वो अगर टैक्स पेयर सही तरीके से बन जाएँ, वो जो सरकारी मुलाजिम हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में मुलाजिम हैं वो तो टैक्स देते हैं, मगर जो आम जो शहरी है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती कि वो टैक्स दें, बल्कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से वो मुतमईन नहीं होता कि महंगाई है, रोज़गार कम है। तो अभी पिछली गवर्नमेंट ने अभी जो नई गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ की, उन्होंने 25,000 तनख्वाह का रखा था, वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये एक अच्छी चीज़ है कि ये इजाफ़ा किया है मज़दूर की तनख्वाह में। ये भी वो उनके लिए है जो मज़दूर हैं। अगर वो स्किल की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो भी पूरी नहीं मिलती। तो आवाम जो है ना गैर मुतमईन ही नज़र आते हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें और सरकारी इदारों के दरमियान आईनी बहरान की क्या वजह है? इसमें दो मतज़ाद राय हैं। एक हल्का तो ये समझ गया है कि जो तब्दीली आई है वो मेरे ख्याल से, चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामी बेस पर बना है और रियासती की बुनियाद मज़हब है, तो वो सब यही कह रहे हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट के जो अफसरान थे या जो सियासी मुशीर रखे थे अमेरिका से आए हुए थे, उनकी बेस नहीं थी और उनमें तकब्बुर इस हद तक था वो समझते थे कि हम बहुत बड़े सियासी घरानों से हैं और हम तो डायरेक्ट आए हुए हैं और हम ही अब मुल्क चलाएंगे, तो वो तकब्बुर की वजह से मार खा गए। ये आवाम की राय है अमूमन। मगर जो पढ़ा लिखा तबका है और वो जो बाशऊर है वो समझ सकता है कि मईशत को चलाने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निकल सहूलियात, और ख़ास तौर पे कोई भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए सरमाएकारी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पड़ोसी ममालिक हैं या यूरोपियन ममालिक हैं या अमेरिका वगैरह है, उनसे ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इसी वाले से आप नोट करें तो बहुत सारे पिछली गवर्नमेंट ने भी इक़दाम किए हैं, सरमाएकारी भी है। जैसे अहम काम जो सीपैक है, सीपैक की वजह से पाकिस्तान के तकरीबन 70,000 लोग रोज़गार पे लगे हुए हैं और अभी भी ये थोड़ा सा इसमें रुकावट पेश आ गई, जिसके 10-12 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, सड़कें और टेली कम्युनिकेशन, इस तरह के काम हुए हैं जिसके से रोज़गार बढ़ा है।
तो वो मेरे ख्याल से ये आवाम तो चाहते हैं कि रातों रात हमें सहूलियत मिल जाए, हम टैक्स भी ना दें और हमें बस सहूलियत मिले, हम मेहनत ना करें। सियासी जमातें मुल्क को किस तरह बेहतरी की तरफ ले जाएं जिससे मुल्क में माशी बहरान खत्म हो और मुल्क तरक्की करे? मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री निज़ाम के तहत वजूद में आया है और ये सबसे अहम बात ये कि हमारे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी जमहूरियत पसंद थे। उन्होंने बाकायदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए मुस्लिम लीग की शक्ल में हमें ये सबूत दिया कि वोट भी एक ताकत रखते हैं, जिसका से जो अंग्रेज़ बहादुर सरकार थी या ब्रिटिश रूलर थे, उन्होंने तस्लीम किया कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे ये एक वोटिंग करवाई जिसमें पाकिस्तान वजूद में आया। अब इसमें चारों सूबों ने पहल की। सबसे पहले सूबा सिंध ने पहल की, जिसमें सिंध असम्बली ने करारदाद पेश की कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, और इसी तरह बाकी सूबों ने भी पहल की। जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, वो पूरी मुस्लिम लीग भी आ गई। ठीक है, वो उन्होंने पार्टी चेंज की मगर जमहूरी तरीके से उन्होंने वोट डाला और वो पाकिस्तान में आ गए। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है पार्लिमानी है, तो वो पार्लिमान के अपने फ़राइज़ हैं, वज़ीर-ए-आज़म की अपनी पावर है। शुरू में गवर्नर जनरल थे, फिर बाद में कुछ मार्शल का दौर शुरू हुआ जो कि 10-10 साल तक रहा, कोई 11 साल भी रहा, और ये एक दौर तो 11 साल था जो रिकॉर्ड टूट गया पे मुशर्रफ साहब का। वो कुछ दूसरे मार्शल से कुछ बेहतर था, उसमें कुछ उन्होंने डेवलपमेंट की बातें की थी। शायद सोशल मीडिया और कुछ मॉडर्न दौर में दाखिल हो गए थे जिसमें मीडिया इंडस्ट्री फाल थी, जिसकी वजह से वो कुछ बेहतरी नज़र आई। तो बहरहाल मार्शलों की वजह से पाकिस्तान में रुकावट रही। वो जो फ़ंड एलोकेशन ऑफ फंड है, वो सियासी जमात का एक ख़ास टूल है ताकि वोटर को कैप्चर करें, प्रोजेक्ट बनाएं अपने इलाकों में। और सबसे अहम बात यह है कि जो बल्दियाती निज़ाम है पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब तक सही तरह फ़ाल नहीं हुआ। चारों सूबों में आप देखें तो मुख्तलिफ बल्दियाती निज़ाम की शक्लें अलग है। कहीं नाज़िम सिस्टम है, कहीं मेयर सिस्टम रहा, कहीं पर ये तहसील नाज़िम की पावर है, कहीं डिप्टी कमिश्नर डायरेक्ट बल्दियाती निज़ाम को देख रहा है। तो अभी तक वो बहाल नहीं हुआ। इलेक्शन ज़रूर होते हैं मगर वो जो वहाँ का जो निज़ाम है चारों सूबों का, वो फंक्शन नहीं होते। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बल्दियाती निज़ाम जो कि शहरी हकूक़ का एक ख़ास मुद्दा है, जिसमें उनको हकूक़ मिल सकते हैं अपनी गली मोहल्ले में, उसको फ़ाल करना चाहिए। फिर सियासी जमातें अपने तौर पर भी काम करें तो इससे बेहतरी हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान जो कि पार्लियामेंट्री निज़ाम है और सियासी जमातों का आप डिनाई नहीं कर सकते। सियासी जमात कोई भी हो सकती है, उसमें लसानी और कौम परस्ती और नेशनलिस्ट वाले भी उनका हक़ है, क्योंकि वो अपने सूबे की, अपने ज़ुबान की प्रचार के लिए, अपनी बरादरी को अपग्रेड करने के लिए हुकूमत में आते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, सियासत नाम ही मईशत को कंट्रोल करने का है। तो चूँकि पाकिस्तान में जागीरदारी, सरदारी निज़ाम, सरमायादारी निज़ाम भी अब आ गया है शहरों में, और इस तरह एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वो आम लोगों के पास नहीं है, बड़े बड़े सरदारों और जागीरदारों के पास है। तो इस हवाले से वो जो आइनी बहरान यही है कि वो हकूक़ नहीं मिल रहे। तो सियासी जमातें चाहती हैं कि अपनी वोट पावर की बढ़ाने के लिए अपने नामों से कार्ड जारी करती हैं। तो जैसे नवाज शरीफ साहब ने पीली टैक्स की स्कीम निकाली, वो मुस्लिम लीग का प्रोग्राम था। बेनज़ीर साहब के दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया, अभी भी उसके मुख्तलिफ पहलू चल रहे हैं। अब एहसास प्रोग्राम आया तो है, देखने में तो नाम है, मगर आप देखें झंडा उसमें PTI का है। इस तरह जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने झंडा भी लगाती है, अपने लीडर की फ़ोटो भी लगाती है, जिसकी वजह से अब एक मुखालिफ आदमी है जो कि मिसाल है, अगर वो MKM का है तो वो पसंद नहीं करेगा कि इसमें इमरान खान की फ़ोटो हो या नवाज शरीफ की फ़ोटो है। तो एक जनरल होना चाहिए। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो एज ए रिसर्चर, वो ये है कि एक इदारा होता है जैसे EOBI, ये हमारी जब सनती तरक्की हुई थी अयूब खान के ज़माने में, उसके बाद ये इदारे बने थे और जो वो बेहतरीन इदारे थे। इसमें एक इदारा था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो मैट्रिक पास बच्चे या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से टेक्निकल पढ़ के जाते थे, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट उनको भेजी थी फैक्ट्रियों में कि जाइए आप नौकरी करें, जैसे अभी भी चाइना में ये चल रहा है। तो वो वाला निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया और सारा काम सियासी जमातों ने अपने दफातर में ले लिया। सियासी तौर पे उनको भर्तियां करते हैं, फिर एग्रीमेंट करवाते हैं कि आपने हमारे साथ ही रहना है, फिर वो नई हुकूमत आती तो वो सारे छोड़ के नई पार्टी में चले जाते हैं। तो इसी की आड़ में जो शरपसंद अनासिर हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और मुल्क में अनारकी पैदा करते हैं। तो बल्कि जो मुल्क तोड़ने वाले जो क़ुव्वतें हैं वो उनके अलगार तक बन जाते हैं। इसमें बहुत सारी भी मिसालें हुई शहरों में जो बम धमाके हो रहे हैं। ये इसी वजह से है कि जो सियासी जमातों ने अपना एक सिस्टम बनाया है वो आज़ादारी का है। सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत तो ये एक नाम है
कि हम सब मिल के काम करेंगे। हाँ, पीटीआई की एक खुसूसी तरीके इन्होंने अपने पार्टी के इलेक्शन करवाए थे, जो कि किसी पार्टी नहीं कराती। एक और पार्टी है जो कि अक्सर इलेक्शन तो कराती है मगर उनको लोग वोट कम देते हैं, वो है जमात इस्लामी। मुनज़्ज़म तरीके से उनकी वोटिंग होती है, कारकुन होते हैं, फिर वो उनके सीनियर लोग इलेक्शन में जाते हैं, बाकायदा निज़ाम है, मगर उस पार्टी को अब तक मौका नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से जो सियासी जमातों को चाहिए मिलजुल कर हम आहंगी पैदा करें, अमन पैदा करें और ये समझें कि पाकिस्तान है तो हमें, रियासत होगी तो हम कुछ आइन और ये आपस के झगड़े करेंगे, नहीं तो जब रियासत ही नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातों बशमूल लसानी तंजीमों, मजहबी तंजीमों, कोई किसी नौइयत की भी हों, वो काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लोगों को जमा भी करते हैं, हजूम दर हजूम होता है लाखों का, मगर वो एक तरफ ने हुबल वतनी की तरफ नहीं जा रहे। मेरे ख्याल से ये हुबल वतनी और ख़ासतौर पे ज़मीन से जो रिश्ता है वो सियासी जमातों को बताना चाहिए कि मुल्क है तो हमें, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। नवाज भाई, पाकिस्तान किस तरह दूसरे मुल्कों से अपने समाजी राब्ते बहाल कर सकता है जिससे मुल्क में बेहतरी आए? देखिए, ये एक अहम एलिमेंट है। जब से पाकिस्तान बना है, जो पाकिस्तान के मुखालिफ क़ुव्वतें थी, जिसमें भारत भी शामिल है और इस तरह के उनके अलाइड फोर्सेस थी, तो वो हमेशा पाकिस्तान को एक उस निगाह से देखते थे कि हमें ये कबूल नहीं है। वो लाख चाहे कहें कि जनाब हमारा सवार खाना भी आपके पास है, आप इधर भी आते जाते हैं, वीज़ा भी चलता है, मगर वो जो एक होते हैं ना अंदरूनी खलिश, वो रही, तो जिसकी आड़ में उन्होंने उन तंजीमों को प्रमोट किया जो कि एंटी पाकिस्तान थी। तो इस वाले से जनूबी एशिया में ख़ास तौर पे ताल्लुकात ख़राब ही रहे। तो 3-4 जंगी हो चुकी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और फिर भारत के दूसरे भी ममालिक से रवाबित सही नहीं रहे। तो वो ममालिक जो कि नेपाल है, श्रीलंका है, उससे पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे। बांग्लादेश से जैसे बाद में बना, मगर पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश से अच्छे हैं। तो ये जनूबी एशिया में अव्वलिन ये है कि हमें ख़त्ते की सियासत में इस हद तक जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान एक न्यूट्रल रहे। मेरे मतलब है कि वो अपने एक पॉलिसी बनाए। हम बिज़नेस में करना चाहते हैं, सकाफ़ती और समाजी सरगर्मियाँ भी करना चाहते हैं, हुकूमती सतह पे खेल कूद भी हों, जिसमें एशियन गेम्स और ओलंपिक में तो हम चले जाते हैं, मगर अमूमन जो दो मुल्कों के दरमियान जो पहले खेल होते थे, जैसे कबड्डी है, इस तरह की इलाकाई गेम्स ही, थिएटर थे, कल्चर था, वो बिल्कुल तबाह हो गया है। तो लोगों में दूरियां बढ़ी हैं, सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे या फिर वो सियासी बुनियादों पे। तो भारत में भी जो सियासी जमात है वो मजहबी नारा लगा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट लेती है, और पाकिस्तान में भी ये रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। और फिर दूसरी पार्टी आके कहती नहीं हम बिज़नेस की तरफ जाएंगे। अब जैसे पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो उसकी पॉलिसी थी कि जो जनूबी एशिया में भारत है या बांग्लादेश या इनके साथ बिज़नेस किया जाए, जिसकी वजह से ये वाघा बॉर्डर भी खुला, फिर ये सिंध का जो बॉर्डर है, इधर से भी लोगों का आना जाना हुआ, जिससे काफ़ी मईशत में बेहतरी भी हुई और लोगों को रोज़गार भी मिला। अब ये मोनोवाव का जो था, उसमें मुझे भी एक वक्त में जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं वाघा बॉर्डर के थ्रू भी गया हूँ। तो मैंने यहाँ देखा है कि आम लोग जो है ना ट्रेन में सफ़र करते हैं, चाहे भारत के हो या इंडिया के हो या बांग्लादेश के, वो उनमें कोई क्लैश नहीं है। वो ये कहते हैं हुकूमतों की वजह से हम तो आपस में एक ही खत्ते के रहने वाले थे, मज़हब में तब्दीली अलग बात है, मगर एक हम तो एक ही हैं, मगर एक हमारे मसाइल और आपके एक ही हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मेरे कहता हुकूमतों को चाहिए कि जनूबी एशिया में खेल कूद बिज़नेस के लिए वबूत तैयार करें और एक दूसरे से एक्सचेंज करें। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में से हो रही हैं आपस में, और हुकूमती सतह पे एक खलिश है तमाम मुल्कों में। तो मेरे ख्याल से हमें जनूबी एशिया को चाहिए कि किसी एक ब्लॉक की तरफ ले जाने के बजाय अपना एक ब्लॉक बनाए, ताकि जो यूरोपियन ममालिक और बड़े ममालिक हैं, जो सरमायादार हैं, वो इस खित्ते की अहमियत को समझें। तो वो मेरे ख्याल से ये जो बड़ी ताकतें हैं जनूबी एशिया में अमन के लिए जो रुकावटें हैं, वो यही है कि वो ग्रुप बंदी में डाल देते हैं। जैसे आप इस ग्रुप में आ जाएं, आप उधर आ जाएं। जैसे अभी पिछले दौर में दौरा रूस हुआ, जिसकी वजह से इतनी गेम चेंजर हो गया। पाकिस्तानी जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब 24 फरवरी को गए थे, और वहाँ पर अगले दिन से ही ये गेम चेंजर शुरू हो गया, बकौल उनके कि मुझे अमेरिका ने साजिश की। तो वो तो अभी तहकीकात हो रही हैं इदारों ने। वैसे हमारे ISPR ने और दीगर जो मुतल्लिका इदारों ने तक क्लियर कर दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं थी। ये ठीक है, इनका ख्याल हो सकता है, खालिश वो चूँकि हुकूमत गई है, मगर कोई ऐसी बात नहीं थी। बिजली के बहरान और बढ़ती महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आप आवाम को बताएंगे? ये जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के हर शहरी को रोज़गार, साफ़ पानी की सहूलियात और निकासी आब या फिर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है।
जब ये सहूलियात हर शहरी को बल्दियाती सतह पे मिलेंगी और हमें मिनिस्टरों और सूबाई जो वज़ीरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें सिर्फ महकमे तक रसाई होगी, वहीं से मसला हल होगा, तो फिर लोग सियासत में भी उस हद तक नहीं जाएंगे। सियासी सोच ज़रूर होगी कि हम इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं, मगर जो उनका जो नुमाइंदा बैठा होगा जो कि असूलन में वहीं बनता है, बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो तो ये आराम से सारे मसले हल हो सकते हैं। अब खामखा मैंने अक्सर देखा है जो MNA MP हैं पूरे पाकिस्तान में, वो ख़ुद ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, कभी वो खुद ही गाड़ी चला के रोड साफ़ करते हैं दिखाने के लिए, जबकि ये इनका काम नहीं है। बल्कि ये तो बहुत अजीब बात है कि एक मेंबर पार्लियामेंट को इतने खर्चे से बनाया है, वो हमारे लिए सिर्फ कानून साजी करे और बेहतरीन इक़दाम के हवाले से असम्बली में बात करे शहरियों के हकूक़ के लिए, जिसमें इंसानी हकूक़ भी शामिल हैं, लेबर राइट्स भी हैं, किसानों के हकूक़ हैं, और गल्ला मंडी से लोगों को बड़े मसाइल हैं, गंदम की फराहमी नहीं होती। और पाकिस्तान जो का ज़राई मुल्क है तो इस हवाले से ये काम करना चाहिए, बजाय कि वो ये काम करे। वो क्या करते हैं, MNA MP खुद ही झाड़ू पकड़ के रोडें साफ़ कर रहे हैं और जो पार्लियामेंट में जाते नहीं हैं, जबकि इनका काम तो पार्लियामेंट में जाना होता है। जब तक ये पार्लियामेंट में रेगुलर नहीं जाएँ, और जिसमें ठीक है वो बाज़ मुखालफत में होते हैं, बाज़ अपोजिशन में होते हैं और बाज़ हमायती भी होते हैं, तो जब तक पार्लियामेंट में जाके कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, रोड पे बैठ के कभी भी कोई मसले का हल नहीं होगा। जाना तो फिर भी पार्लियामेंट में जाना होगा। अगर मुल्क को सलामती चाहिए तो पार्लियामेंट में कोई भी जमात जो जीती हुई है उसके MNA MP अपने पार्टी के हिसाब से बातचीत करें, वोट कास्ट करें। अच्छा नवाज भाई, आखिर में हमारे OPTV के नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा इज़्ज़त अफसाई की और मुझे जो मेरे प्रैक्टिकल बातें हैं ग्रास रूट लेवल की सुनने का मौका मिला। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय ममालिक में रहते हैं और अरब ममालिक में भी TV जाता है, ये पैगाम दूँगा कि आप लोग अपने काम पे फोकस करें। जो मुल्क की जो सलामती के बरखिलाफ़ जो ख़बरें आ रही हैं उसको अपने शऊर की रोशनी में ख़ुद सोचें, और ये कि मज़हबी मुनाफरत और जो गैर मुस्तक़िम वाली बातें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको इग्नोर करें और अपने रिश्तेदारों से लिंक में रखें, ताकि और ये हमारा OPTV चैनल भी आपका ये भी एक टूल है कि हम सही सूरत-हाल बता रहे हैं पाकिस्तान में हो क्या है। तो मेरी तरफ से तमाम OPTV वालों को, नाज़रीन को सलाम, और मैनेजमेंट को भी सलाम जो कि इतना अच्छा प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज ज़राई साहब, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ लाए। नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने, नवाज ज़राई साहब ने बहुत ही कीमती बातें बताई और बड़ी इनकी बातें बहुत फिक्र अंगेज होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Officail Khan. I'm the CEO and the executive producer of OpTv Global. आप देख रहे हैं OpTv Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OpTv ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OpTv ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, TV बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OpTv ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OpTv is now available on Roku. Please tune in to Roku.